हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर से हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए एक बिल्कुल जो है मॉडल पेपर, बिल्कुल 100 प्रश्नों का, जिसमें आप लोगों को जो है रीजनिंग भी रहेगा और मैथ भी रहेगा और आपका जीके भी रहेगा और साइंस भी रहेगा। तो ये पूरे के पूरे एक क्लास होगा जहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो पेपर आएगा, ठीक है, उसकी एक झलक देख सकते हैं कि किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इस क्लास को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आपका तैयारी कितना हुआ है ये भी पता चल जाएगा। और पूरे के पूरे अगर 100 प्रश्नों में से अगर आप बेहतर स्कोर करोगे तो 30 अक्टूबर को देखना, यहाँ से सीधे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और मुझे लगता है कि आप एग्जाम में बहुत बड़ा स्कोर खड़ा भी करोगे अगर आप डेली क्लासेस करते हो तो, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि एमपी पुलिस के ये जो क्लासेज है बिल्कुल फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल पे होता है। तो अगर 30 अक्टूबर का आप भी पेपर देने वाले हैं, फॉर्म को भरे हो, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ क्योंकि समय बहुत कम है। और लमसम 12 से 14 दिन का जो समय है एमपी पुलिस में, उसके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत में लग जाओ क्योंकि इसी में फेस्टिवल भी है तो हमें बेहतर स्कोर करना है। तो बिल्कुल ये मॉडल पेपर आप बिल्कुल तैयार कर लो, ठीक है। क्योंकि एक ही जगह पर पूरी की पूरी क्लास को आप लोगों को मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलिएगा, सभी लोग जो है यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। और बिल्कुल बेहतर से बेहतर स्कोर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन कितने प्रश्नों को सही करता है पूरे के पूरे एक पेपर में, ठीक है। पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का है कि एक निश्चित कुट भाषा में यदि होटल को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में जो है कॉकटेव को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, रीजनिंग का प्रश्न और मैथ के प्रश्न के लिए मैं 10 से 20 सेकंड का समय भी आपको दूंगा। और जीके जीएस और जो है आपकी साइंस, उसको फटाफट से हम लोग करते चलेंगे। तो पहले अगर हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को कर रहे हैं तो आपको 10 सेकंड का हर एक प्रश्न के लिए समय दूंगा। और आपसे कोशिश ये रहेगा कि हर एक प्रश्न के उत्तर भी आप खुद से देंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लिखा गया है कूट भाषा वाला प्रश्न, आप कभी भी वहां पे रफ मिलेगा, आप रफ को ले लेना, ठीक है। और रफ पे इसको लिख लेना, कभी भी गलत नहीं होगा, इसका 100% गारंटी है। कभी भी आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। जैसे आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बदले जो है ये लिखा गया, ठीक है। मैंने समझने की यहाँ पे कोशिश किया तो देखा कि यहाँ पे जो यू है इसको यहाँ पे लिख दिया और ये एफ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आई जो है यहाँ पे लिख दिया और ये टी यहाँ पे लिख दिया, ये ई यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे एल लिख दिया। मतलब क्लियर, दो दो जो वर्ड हैं इसको बिल्कुल पलट दिया है। तो आप भी यहाँ पे वही काम कर दो, यहाँ पे वही काम कर दो। क्या लिखा है? ओ सी टी ए भी ई, यही लिखा हुआ है, कहिएगा बिल्कुल यही लिखा है। अब जो है पलटने की बारी है तो पलट दीजिए। जैसे ये सी पहले आ जाएगा और ये ओ बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। अब यहाँ से पलटोगे तो ए पहले आ जाएगा और टी इसके बाद में हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे लिखा है टी ए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ए टी, यानी कि यहाँ पे बदला हुआ है और इसके आगे हमें बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। और इसके आगे भी बनाओगे आप तो यहाँ पे ई पहले आ जाएगा और भी बाद में हो जाएगा। तो यही आप लोगों का उत्तर बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जिन्होंने भी ए वाले ऑप्शन को चुना है उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे, विश्व भारत और दिल्ली के बीच आपके वेन आरेख बनाने हैं, ठीक है। वेन आरेख बनाने हैं, 10 सेकंड का समय रहेगा। और ये तो बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, मुझे लगता है कि जो भी क्लास को कर रहे हैं सभी लोग इसके राइट उत्तर बता सकते हैं। सभी के सभी इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
सभी लोग बताइए इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बेहतर तरीके से देखिए, यहाँ पे लिखा है विश्व, तो ये हो गया विश्व। विश्व माने ये जितने भी संसार है, ये सभी के सभी जितना भी दुनिया है, ये सभी किस में आएगा, विश्व में आ जाएगा। ठीक है, विश्व के अंदर क्या आता है, भारत, क्योंकि भारत एक क्या है, देश है। भारत भी आ जाएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान, अमेरिका, ये सब आ जाएगा। अब बात किया जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, कि जो है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली क्या है, भारत के अंदर है, यानी कि यहाँ पे आएगा। यानी कि इस तरीके से आप जब इसको सॉल्व किए तो ये कैसा दिखाई दिया, आप देख लो यहाँ पे और उसको राइट उत्तर कर लो। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल आप ऑप्शन में देख लो तो आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा कि वह मेरी माता के पति के इकलौती पुत्री है। वह महिला अनुज से किस प्रकार संबंधित है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, और 10 सेकेंड का समय है, और ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, तो इसमें तो आपको फटाफट से जवाब देना ही होगा। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, और आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं इस तरीके की क्लास डेली ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं। क्लास को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हो, मतलब एक महिला का बात हो रहा है, अनुज ने कहा, मान लेते हैं ये अनुज है, ये कह रहा है कि वह मेरी माता, तो इसके यहाँ पे कोई मदर है। ठीक है, मदर के पति, तो पति यानी कि इसके फादर, यहाँ पे मान लेते हैं इसके फादर हैं, ये मदर ये फादर की इकलौती पुत्री, तो इनकी इकलौती पुत्री, इसके पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि ये हो जाएगी बेटी, यानी कि इसको मान लेते हैं सन। ठीक है, पुत्री है, बेटी है, ये बेटा है। ठीक है, अनुज है, तो वह महिला अनुज से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो यहाँ पे इसके ये पिता हो गए, इसके भी ये पिता हो गए, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये महिला क्या लगेगी, अनुज का क्या है, तो बहन है। मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश भी आप करोगे ऑप्शन नंबर डी में। ब्लड रिलेशन का प्रश्न था, और आप अगर सिंपल तरीके से इन प्रश्नों को समझोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब वही अगर आप जो है प्रश्न को इतना बड़ा देखकर भाग जाओगे तो प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि बेहतर तरीके से आप प्रश्नों को समझें। करे यदि ए का अर्थ जोड़, सी का अर्थ भाग, डी का अर्थ जो है गुणा, और बी का अर्थ घटाव हो, तो जो है इस समीकरण का वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय है, और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाले हैं। क्या लगता है आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। यदि ए का अर्थ जोड़, सी का अर्थ भाग, और डी का अर्थ जो है गुणा, और बी का अर्थ घटाव हो, तो इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो है यहाँ पे वैल्यू कहा क्या है। 72 लिखा है, सी का अर्थ यहाँ पे लिखा है भाग, तो यहाँ पे भागा देंगे 9। फिर डी का अर्थ क्या लिखा हुआ है, डी का अर्थ गुणा लिखा है, तो यहाँ पे गुणा लिखेंगे 2। फिर बी का अर्थ क्या है, घटाना लिखा है, तो घटाना लिखेंगे 6। फिर ए का अर्थ यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जोड़, तो जोड़ लिखेंगे 10। अब इसी को जो है आपको बना देना है, इसी के जो है राइट उत्तर आपको बना देना है। जैसे कि सबसे पहले इसमें हम लोग भाग करते हैं, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, और लास्ट में घटाते हैं। तो 9 में 72 से भाग देंगे, 9 8 72 हो जाएगा, फिर गुणे हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा माइनस के 6 प्लस का 10। अब देखो 8 दूना 16, ये प्लस में हो गया और ये प्लस में है, तो 8 दूना 16, 10 कितना हो जाएगा 26, और 26 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा हम लोगों के पास 20। मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करने वाले हो। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे, यदि P का अर्थ गुणा, T का अर्थ घटाना, M का अर्थ योग और B का अर्थ भाग हो तो इस समीकरण का सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये क्या होने वाले हैं। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 8वें पे हम लोग आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। अभी मैंने करके दिखाया था, ठीक है, और सेम टू सेम प्रश्न आपको दे दिया गया है, तो गलती तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रश्न में जो क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी ऐसा करके दिखाया। बी का अर्थ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। भाग दिया है तो यहाँ पे भागा रखोगे 7। पी का अर्थ क्या है, गुणा लिखा है तो गुणा रखोगे 8। फिर टी का अर्थ क्या है, घटाव लिखा है तो घटाव रखोगे आप 6। एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ है जोड़, तो जोड़ रखोगे 4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 20/7 गुणे 8 माइनस के 6 प्लस का 4। अब यहाँ पे तो भाई साहब गड़बड़ है, यहाँ पे तो गड़बड़ है, यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोगों के क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो पूरे के पूरे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू तो कट नहीं रहा है, पूरा का पूरा भाग लग नहीं रहा है। मतलब इस प्रश्न में कहीं ना कहीं गलती तो है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 5 या 4 होता है तो ये भाग पूरा पूरा लग जाता है। तो अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर हम रख देते हैं कितना, 5 रख लेते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 से भाग दे दो, यहाँ पे 5 चौका 20 और यहाँ पे हो जाएगा 4 फिर 8, 4 8 हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये 4 प्लस में हो जाएगा तो जुड़ जाएगा 36 और 36 में से क्या करना पड़ेगा, ये 6 माइनस करना पड़ेगा तो घटाएंगे तो आ जाएगा 30। यही जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 5 लिखा गया है, टाइपिंग एरर हो गया है, आप सुधार लोगे, यहाँ पे 5 है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। क्या लगता है इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो जो है क्या होने वाला है। किसी भी एंगल से गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एंगल से आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करना है, ठीक है। तो बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। चलिएगा काउंट कीजिए इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 और यहीं पे आपको एक और दिखाई देगा, यहाँ से देखिए 2। इसमें कितने त्रिभुज बने, 2। उसी प्रकार यहाँ पे भी तो है 1 और यहाँ से काउंट करोगे तो 2। यहाँ पे भी उसी प्रकार से हो रहा है, इसमें भी 2 और यहाँ पे भी उसी प्रकार आपके कितने हो रहे हैं, 2, ठीक है। तो 2 और 2 4 और यहाँ पे 2 6 और 2 8, ये 8 तो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है। 8 के बाद यहाँ पे देखिए, 8 के बाद ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 10, यहाँ पे 2 और मिल गया। तो आप अगर ऑप्शन नंबर डी को चुने हो तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर माना जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल आसानी वे में सॉल्व हो गया होगा और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दी गई आकृति में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें अगला पद बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके 10वें नंबर प्रश्न के जो फटाफट से राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, गलती की गुंजाइश नहीं करना है आप लोगों को, सभी लोगों को बता रहा हूं कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे 1007 लिखा है, फिर 1100 जो है 27 लिख दिया। अगर आप देखोगे तो कितना का यहाँ पर डिफरेंस हो गया, 20 जोड़ दिया।
यहाँ पे लिखा है 1107, 1127, इसके आगे जाएंगे तो 1167 लिखा है, कितना जोड़ दिया यहाँ पे, तो 40 जोड़ दिया। और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे 227 लिख दिया, मतलब यहाँ पे तो कितना जोड़ दिया यार, 60 जोड़ दिया है ना। और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ दिया, यहाँ पे 80 जोड़ दिया। तो इसके आगे देखिए, पहले 20, फिर 20, 40, यानी कि 20 जो है फिर से जोड़ रहा है, ठीक है। तो 80 में 20 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और 100 1307 में जोड़ेंगे तो 1407 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और अगर आपने ए को चुना है तो 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है क्या होने वाला है। जो दिया गया श्रृंखला, इसमें अगला पद बताना है। और फटाफट से अब जो है जीके के प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयार रहना है, क्योंकि जीके के प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मैथ के भी प्रश्न हैं और साइंस के भी प्रश्न है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। जैसे 10 से हो गया 17, यानी कि हम बोल देंगे 7 जोड़ दिया, 17 से हो गया 26, यानी कि 9 जोड़ दिया, और यहाँ पे देखेंगे तो फिर कितना जोड़ दिया है, 11 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम कितना जोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पे समझने की बात करते हैं तो देखिए, पहले तो जोड़ा है 7, फिर जोड़ा है आपका कितना 9, फिर जोड़ा है 11, फिर कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ से 2 बढ़ा दिया, यहाँ से 2, और यहाँ से हम 2 बढ़ाते हैं 13, तो 37 13 कितना हो जाएगा 50। तो 50 वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। इसका एक और लॉजिक अगर आप बता रहे हो कि देखिए 10 है तो इसको 3 के स्क्वायर कर दोगे, 1 जोड़ दोगे। 17 है तो ये क्या है, 4 का वर्ग है, 4 चौका 16 और 1 17। उसी प्रकार यहाँ पे 26 है तो ये क्या होता है, 5 का वर्ग 25 और 1 26। उसी प्रकार 37 है, क्या होता है ये 37, आप कहोगे 6 का वर्ग और प्लस का 1। तो देखिए 3 4 5 6 का वर्ग, तो इसके आगे हम 7 का वर्ग करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 7 7 49 और 1 50 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ से भी मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में LIAR को ये लिखा जाता है और RANGE को जो है ये कोडित किया जाता है, तो ARRANGE को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, एल का तो कोड होता है 12 पर लिखा हुआ है 5, आई का कोड 9 होता है पर 7 लिखा है, ए का कोड 1 होता है पर 8 लिख रहा है, आर का कोड 18 होता है तो 2 लिखा हुआ। मतलब यहाँ पे ये जो इसका प्लेस वैल्यू है इसके आधार पे नहीं लिखा है, ये अपने मन से लिख दिया। उसी प्रकार आर का कोड देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब अगर आर कहीं पे भी आता है तो आपको 2 लेना है। यानी कि यहाँ पे ए लिखा है पहले, तो ए का कोड देखो 8 है तो यहाँ पे 8 रखोगे, आर का कोड कितना है 2 तो 2 रखोगे। अब जो है आप देख लो इसके आगे किसके, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, इसके बाद ए, तो ए का कोड फिर से 8 रखोगे। फिर एन का कोड यहाँ से निकाल लो, कितना है 6, 86 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल गलत। उसके आगे देखो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, जी का कोड कितना होता है, यहाँ से मिला लो 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाले 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जीके का प्रश्न आ चुका है। पहला जो है यहाँ पे कह रहा है, साइंस का प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और पहले नंबर प्रश्न का अगर राइट उत्तर आपने बताया है कि न्यूट्रॉनों की गति कम करने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या पूछ लिया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो जिनने बताया है कि विल्हेम रॉन्टजन, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि रडार का पूर्ण रूप क्या है। रडार का पूर्ण रूप क्या है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। रडार का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो रडार का पूर्ण रूप आपको बताना है कि रेडियो
डिरेक्शन एंड रिंगिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आप लोगों को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। ये जितने भी प्रश्न हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आई कर लीजिएगा, ठीक है। बेहतर करना है तो आप इसको भी आई कर लेना। तो बात किया जाए चौथे नंबर प्रश्न का, तो नाभिकीय विखंडन अगर आपने बताया है दूसरे नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। कह रहा है कि गामा किरणें किस प्रकार की होती हैं। गामा किरणें किस प्रकार की होती हैं, ये प्रश्न अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो क्या होगा इसका राइट उत्तर, बताने की कोशिश करेंगे कि गामा किरणें किस प्रकार की होती है। ये तो आपको बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि फूल गोभी रोग किस धातु की कमी से होती है। फूल गोभी रोग किस धातु की कमी से होती है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि फूल गोभी रोग किस धातु की कमी से होती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि मोलिबेंडम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है। सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है। तो सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बारूद का मुख्य घटक कौन सा है। बारूद का मुख्य घटक कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें पे हम लोग आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है पोटेशियम नाइट्रेट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पानी की कठोरता बनाने वाला जो है प्रमुख लवण कौन सा है। पानी की कठोरता बनाने वाला प्रमुख लवण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है फूल गोभी जैसी गंध किस गैस की विशेषता होती है। फूल गोभी की जैसी गंध किस गैस की होती है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है। 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है हाइड्रोजन सल्फाइड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रक्त का जमाव किसकी कमी से प्रभावित होती है। रक्त का जमाव किसकी कमी से प्रभावित होती है, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है विटामिन के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पेनिसिलिन दवा किसने खोजी थी। पेनिसिलिन दवा किसने खोजी थी, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। पेनिसिलिन दवा किसने खोजी थी, तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त का जो है भंडार कहलाता है। शरीर का कौन सा अंग रक्त का भंडार कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है प्लासी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि HIV वायरस शरीर के किस भाग पर जो है आक्रमण करता है। HIV वायरस शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न की जो बात किया जाए, अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी जो है रोग प्रतिरोधक तंत्र, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट उत्तर हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो बात किया जाए 16वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि एल्यूमिनियम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण से हम लोगों को दिखाई देता है? तो विकिरण के कारण आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मनुष्य की त्वचा में कौन सा जो है विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? मनुष्य की त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? अगर 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपने बताया विटामिन बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है फीमर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि प्रोटीन पचाने वाला जो है एंजाइम कौन सा है? प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है यहाँ पे इमाइलेज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आपको बताना है 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, ऑक्सीजन का औद्योगिक उत्पादन किस विधि से होता है? क्वेश्चन नंबर 22। तो 22वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। श्वसन क्रिया एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो जिन्होंने भी बताया है 120/80 mmHg, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? तो सबको मालूम है ये तो चांदी की होती है सबसे अधिक विद्युत चालकता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। अब जो है यहाँ पे मैथ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो फटाफट से आप लोग गणित के प्रश्नों के लिए जो है स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हैं गणित के, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे अगर यहाँ पे, तो 100% रिजल्ट आपका होगा, ठीक है। और ऐसा क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगा फ्री में, जहाँ पे आपके पूरे के पूरे हर एक जो है सब्जेक्ट को करा दिया जाए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। कह रहा है यहाँ पे कि 1/6, 5/27, 4/15, 8/3 का लघुत्तम समप्रतक ज्ञात कीजिए। अब इसके राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको क्या होने वाला है? जैसे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो लिखा हुआ है 1/6, 5/27 और 4/15, 4/15 लिखा है और 8/3 लिखा है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपसे जो भी पूछे, लघुत्तम पूछा है, लघुत्तम समप्रतक, तो आप ऊपर वाले को लघुत्तम निकालोगे। 1, 5, 4 और 8 का लघुत्तम निकाल लोगे। निकालने आता है? देखो 4 और 8 का लघुत्तम निकालोगे 8 हो जाएगा, 8 और 5 का 8×5 40 हो जाएगा, यानी कि 40 लसा हो गया। यहाँ पे देखोगे 40 नहीं है, यहाँ पे 40 नहीं है, मतलब ये गलत हो सकते हैं। एलसीएम, अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो बोला है लघुत्तम निकालने का, तो लघुत्तम हम लोग ऊपर वाले को लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे जो बचा है वो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालने आता है। तो देखिए 6, 27 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 3, तो ऐसा संख्या जो इन तीनों में भाग पूरा पूरा लग जाए। तो देखिए 6 से तो इन तीनों संख्या में नहीं होगा, देखिए 3 से तो 15 में भी भाग लगेगा, 27 में भी और यहाँ पे 6 में भी, तो यानी कि 40 बटा जो है आपका 3 आपके 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रथम
68 प्राकृत सम संख्याओं का औसत जो है आप ज्ञात करो। क्या पूछा गया है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए सम संख्याओं का औसत, क्या सम संख्या का जो है औसत, तो यहाँ पे होता है n+1, मतलब कितने संख्या है, प्रथम 68 प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो n मतलब कितनी संख्या हो गई 68, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 68 एक 69 आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर माना जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आशा करता हूं कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी है जो 150, 270, 180 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। अब ये तो स्टार लगाओगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ के प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे, मैं स्पेशल ही आपके एक गणित के क्लासेज रख दूंगा जहां पे हम लोग स्पेशल गणित के प्रश्नों को कर लेंगे। जैसे कि सुबह में आप लोगों को जीके और साइंस के स्पेशल क्लास करा देता हूँ, उसी तरीके से गणित के भी एक क्लास लगा दूंगा एग्जाम से पहले, और आप बेहतर तरीके से कर लोगे। तो कह रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताने, तो देखिए 3 बड़ी संख्या है, इसमें अगर हम चारों में देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है। और उसके बाद से 10 है तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 10 छोटी हो जाएगी। 50 होगा या 30 होगा, तो अगर हम 50 लेते हैं, ये तो बड़ी संख्या है, अगर आप देखोगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से बना लेना, सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या 50 है, तो 50 से आपको देखना है कि 150 और 270 और यहाँ पे 180, इन तीनों में ही भाग लगना चाहिए। तो 50 से तो इसमें लग जाएगा, पर यहाँ पे नहीं लगेगा, पर यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यानी कि ये वाला गलत। यहाँ पे 10 से भाग लग जाएगा, लेकिन 10 से बड़ा क्या है 30, तो 30 से चेक करते हैं पहले। 30 से यहाँ पे भाग लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा 150, 30 5 150, 30 के पहाड़ में यहाँ पे 3 9 27, ये भी लग जाएगा, 3 6 18, यहाँ पे भी लग जाएगा। तो हम कहेंगे 90 वह सबसे बड़ी संख्या, 30 वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप ऑप्शन से ही प्रश्नों को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः जो है 13,000 और 14,000 जो है लगाए, यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 675 रुपया हुआ तो कपिल को लाभ कितना मिला है, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब तो मुझे नहीं लगता है कि गलती की भी गुंजाइश किसी भी एंगल से आप गणित के प्रश्नों में करोगे, अगर आप क्लास अंत तक देखते हो तो, ठीक है, डेली ही, क्योंकि मैं ट्रिक से प्रश्नों को कराऊंगा और एग्जाम में आपको आंसर से बहुत से 100% आप सही उत्तर लगा के आओगे, ठीक है। बिल्कुल आप देखते रहो, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कपिल है, यहाँ पे कपिल को के से लिखता हूँ, अवतार को ए से लिखता हूँ। इन दोनों ने एक लगाया है 13,000 रुपया और एक लगाया है 14,000 रुपया। अगर आप यहाँ से समझोगे तो आप कहोगे भाई साहब इसका अनुपात बना लेते हैं, तो यहाँ से 3 0 से 3 0, 3 0 से 3 0, इसका यानी कि हिस्सा आएगा 13, तो इसको आएगा 14। ये कह रहा है कि टोटल हिस्सा जो है 675 है, हम देख रहे हैं कि एक का मिल रहा है 13, एक का मिल रहा है 14, तो हम क्या करेंगे कि इसके भीतर जो है आप x मान लेना, और इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इन दोनों को प्लस करोगे, मतलब इन दोनों को फायदा कितना हो गया 675, तो 675 इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पे 14, 27 हो जाएगा, 27 x का बराबर हो जाएगा जो है यहाँ पे 675। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि 27 के पहाड़े में देख लो आ रहा है, कितना मर्त में आएगा, 27 के पहाड़े में अगर आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो हमें किसका वैल्यू पूछा गया है, यहाँ पे देख लो कह रहा है कि कपिल के लाभ कितने हो, कपिल यानी कि 13 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमें 13 का निकालना है। देखो 9 से काट लो, यहाँ पे 9 3 27, 9 के पहाड़े में यहाँ पे 9 7 63, यहाँ पे आ जाएगा 7, 9 7 63 4, यहाँ पे 9 5 45 75, ये 3 के पहाड़ में फिर 75 25 मर्द में, यानी कि हमें मिल गया x का वैल्यू यहाँ पे कितना, x का वैल्यू 25 मिल गया। पर हमसे पूछा गया है यहाँ पे कपिल का, तो कपिल का 13 था, यानी 13 से गुणा कर देंगे, 13 5 65, 13 दूना 26 और 6 32, 325 जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 और 32 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, और इसके फॉर्मूले आपको अगर याद है तो ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।
मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए और बी। ये पहला वाला वर्ड ए है, ये बी है, ठीक है, ये हो ए होता है, ये बी होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, मध्यानुपाती निकल जाएगा। ए मतलब 2, बी मतलब 32 लिख दो। अब देखो 32 में 2 से गुणा करो 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है, ये तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा ना कि भाई साहब 8 होता है, तो इसमें किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए, गलती की गुंजाइश 1% भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये डेली ही क्लास शाम के 3 PM पे होता है। अगर बेहतर स्कोर करना है, इस बार सिलेक्शन लेना है एमपी पुलिस में, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।